जो ईएमएफ हमने बताया था ये एल डी आई बाई डी टी बताया था, इंड्यूस ईएमएफ। और करंट की जो वैल्यू बताई थी हमने कहा था ये ई बाई आर हो जाएगा, तो ये एल बाई आर हो जाएगा, ये डी आई ओवर डी टी हो जाएगा। ये इसी को हमने इंड्यूस करंट आई इंड्यूस कह दिया था। ये होगा एल डी आई ओवर डी टी अपान में ये आर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे स्टोर्ड एनर्जी पूछी जाती है इंडक्टर में, तो यही हम सब में बता दे रहे हैं एक बार आपको। जैसे हमने कैपेसिटर में बताया था कि कोई कैपेसिटर है तो वहां पर जो एनर्जी होती थी, अगर इसका कैपेसिटेंस सी है और इस पर चार्ज स्टोरेज क्यू है और इसका पोटेंशियल वी है, तो हमने एनर्जी का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर बताया था। या अगर आपको याद हो तो यू को मैंने बताया था हाफ टाइम्स क्यू इंटू वी, ये भी बताया था। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ इंडक्टर में जो एनर्जी होती है ये होती है, अगर इसका इंडक्टेंस एल है और इसमें जो इंड्यूस करंट है वो आई है, तो एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। और रेजिस्टेंस में हमने बताया था हीट के फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट होती है वो बी स्क्वायर बाई आर होती है। ये तीनों आप एक साथ जानते रहे, इसे नोट कर लो फिर बताते हैं आगे। तो कैपेसिटर में तो मैंने डिटेल में बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी, एनर्जी के साथ साथ फोर्स भी बताया था, प्रेशर भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि ये आता कैसे है हाफ एल आई स्क्वायर, तो हमने कहा कि जो ई होगा ये होगा एल डी आई ओवर डी टी, ये माइनस एल डी आई ओवर डी टी, या इंड्यूस ईएमएफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये होगा। और आप जानते हैं जो वर्क डन होता है ये होता है Q इंटू डेल्टा वी, ये आपको पढ़ाया है। तो ये भी एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ डेल्टा वी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q इंटू डेल्टा वी एनर्जी होता है, वर्क डन होता है। तो ये भी क्या होगा, अगर S की जगह पर हम ये लिख देंगे तो W क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा वी का मतलब Q इंटू ई हो जाएगा। ई का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल से है या इंड्यूस ईएमएफ से है, ये इंड्यूस ईएमएफ है। अब अगर इसको हम Q को ये लिखें, आप जानते हैं कि जो डी क्यू अपॉन डी टी होता है ये करंट होता है I, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो डी क्यू होगा या जो Q होगा ये हो जाएगा I डी टी, इस तरीके से। तो अगर इस पर हम लिखना चाहें तो W आ जाएगा आपका Q की जगह पे, या डी क्यू ये छोटा वर्क डन होगा तो ये डी क्यू इंटू ई हो जाएगा। अगर W Q इंटू ई होता है तो स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल चार्ज हो जाएगा, ये डी क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू जो होगा डी क्यू की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आई डी टी इंटू ई, या हम इसको ई टाइम्स आई डी टी लिख सकते हैं, ई टाइम्स आई डी टी ऐसे। तो ये हो जाएगा W। अब हम ई की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करते हैं, ई की वैल्यू क्या है, अगर डी डब्ल्यू को लिखेंगे तो ई हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी इंटू में आई डी टी, इंटू में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आई डी टी हो जाएगा। इस डी टी से ये डी टी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू जो आएगा ये हो जाएगा एल टाइम्स आई इंटू डी आई। इतना सबको समझ में आ रहा है, ये डी टी है, ये हो जाएगा एल टाइम्स आई डी आई। अब इसी को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। जैसे अगर हम डी डब्ल्यू की बात करते हैं तो डी डब्ल्यू हो गया एल टाइम्स आई डी आई। अब अगर ये टाइम इनिशियल स्टेज में ये करंट क्या है, वर्क डन 0 है तो करंट 0 है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वर्क डन को हमने क्या कर दिया, डब्ल्यू कर दिया, जब करंट क्या थी आई हुई, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट रखोगे तो डब्ल्यू माइनस 0 हो जाएगा।
एल कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया। और आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आई डी आई का इंटीग्रेशन देखें तो आई डी आई का इंटीग्रेशन आपको बताया है कि जो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, ये एक्स की पावर 1+1 अपान में 1+1 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये। तो ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे फ्रॉम 0 टू आई, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे यही W क्या है, वर्क डन है, U है, एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगा Li²/2, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ टाइम्स Li²। समझ में आ रहा है, नोट्स कर लीजिए इसको। और इससे पहले उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था। और रेजिस्टेंस में मैंने ये बताया था, अगर रेजिस्टेंस है वायर का, इसका रेजिस्टेंस R, इसका पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती थी वो V²/R होती थी, या अगर यहाँ पर ये करंट I है तो यही एनर्जी I²/R होती थी, या यही अगर पावर आपको दिया हो तो पावर के फॉर्मेट में V/I पावर हो जाता था। नोट कर लीजिए पूरा। इसके बाद हमको अब लास्ट टॉपिक इसमें जो बचा हुआ है पीरियोडिक ईएमआई बचा है, और उसका जो एग्जांपल है पीरियोडिक ईएमआई का वो आपके सिलेबस में है एसी जनरेटर। अगर हम पीरियोडिक ईएमआई की बात करें तो डायरेक्ट इसको हम एसी जनरेटर में पढ़ते हैं। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो इस कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। कई बार तो यही वर्ड पूछ लिया गया है कि किस चीज पे बेस्ड है, ये किस प्रिंसिपल पे, तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, इसमें ये पीरियोडिक ईएमआई पे बेस्ड है, पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ये भी कई बार पूछा गया। अब इसमें होता क्या है, ये डिवाइस किस तरीके से बनी होती है, अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 बार मैग्नेट होते हैं। इस तरीके से सपोज दैट ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। इसमें एक रेक्टेंगुलर इस तरीके की ऐसे इसको आर्मेचर बोलते हैं, ऐसा होता है, और यहाँ ब्रशेस ऐसे लगी होती हैं, और इस तरीके से अलग अलग क्या है ये टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या करंट प्राप्त होती है। अब ये अगर इसको हम देखें तो ये करता क्या है कि पहले इसको हम मैकेनिकली रोटेट कराते हैं, इस पूरे कॉइल को मैकेनिकली क्या करते हैं, इस पूरे आर्मेचर को इसको ऐसा रोटेट कराते हैं। तो रोटेशन से क्या फायदा होगा, आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से बी, क्योंकि ये बार मैग्नेट इस तरीके से रखा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो चाहे बार मैग्नेट हो, इस तरीके से इसमें बना रहेगा। अब जब इस कॉइल को हम रोटेट कराते हैं तो बी तो कांस्टेंट है, एरिया भी इसका फिक्स है, ये जो कुछ भी है अंदर आर्मेचर का एरिया तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम रोटेट कराते हैं तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, इट विल बी बी डॉट ए, या ये होगा बी ए कॉस थीटा। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका बी फिक्स है, एरिया भी इसका फिक्स है, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, एरिया क्या होता है इसके प्लेट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे होगा, और जैसे ही इसमें ये रोटेट करेगी तो लगातार इसका एरिया क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा, और टाइम के साथ जब इसको रोटेट करेंगे तो एरिया चेंज होगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा।
अगर एरिया फिक्स है इनके बीच का एंगल बदल रहा है, मतलब थीटा अगर वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि थीटा के कॉन्सेप्ट से चेंज हो रहा है। ये थीटा cos थीटा से वेरी कर रहा है, cos थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, इस वजह से इस टाइप ऑफ ईएमआई को हम क्या बोलते हैं, ये पीरियोडिक ईएमआई के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अब ये थीटा चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, आप जानते हैं थीटा क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज सर्कुलर या रोटेटरी मोशन कर रहा है तो रोटेशन करता है, तो उसकी अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से कर रहा है तो टाइम टी में जो एंगल वो रोटेट करता है उसको हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ऐसा लिखते हैं। या आप जानते होंगे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी। जैसे आप लीनियर पैरामीटर पढ़ते हैं तो लीनियर पैरामीटर में क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है v, ये होती है s बाई टी अगर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल सिमिलरली जब क्या होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो किसी भी रोटेटरी पार्टिकल का क्या होता है, किसी भी रोटेटरी बॉडी का क्या होता है, जो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है और होती किसके इक्वल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लीनियर वेलोसिटी होती है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। अगर थीटा को निकालेंगे तो ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। अब यहाँ से हमको टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी वेरिएशन पता पड़ जाएगी, मतलब अगर फाई टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो फाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए इंटू कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है इतना सबको, तो बी ए कॉस ओमेगा टी होगा। अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्योंकि टाइम बदलेगा तो एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करेगा तो थीटा कितना रोटेशन होगा टाइम टी बाद, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप बोलेंगे यही तो ईएमएफ होगा इंड्यूस, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी ओवर डी टी। तो इसका हम क्या कर देंगे, पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, ये देखते हैं आता कि नहीं आता, इसे नोट करिए पहले। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अगर हम लिखते हैं ये हो जाएगा फाई बी ए कॉस ओमेगा टी, ये लिखा मैंने। तो यहाँ से डी फाई ओवर डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से। और आप जानते हैं डी फाई ओवर डी टी ही तो क्या है, माइनस ऑफ ई इंड्यूस ईएमएफ, और बताया था नेगेटिव साइन क्या बताता है, तो यहाँ से माइनस ई जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी। यहाँ पर मैंने फिर से एक बार बताया था, फिर से जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, वहाँ एरिया कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, मतलब ओमेगा टी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि डी ओवर डी एक्स, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कॉस एक्स आता है, और अगर डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का करते हैं इट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स। और अगर बजाय ऐसा डी ओवर डी एक्स साइन ओमेगा एक्स दिया हुआ है तो मैंने कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, डी ओमेगा एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि क्या करते हैं, यहाँ पर ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये होता है ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। ऐसे कर क्या होगा, कॉस के टर्म्स में होगा डी ओवर डी एक्स, कॉस ओमेगा एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा टाइम्स माइनस में साइन ओमेगा एक्स। तो इन चारों फॉर्मूलों में से ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, आप जानते होंगे डिफरेंशिएशन वगैरह। तो ये हो जाएगा, तो ये बी ए डी ओवर डी टी को करेंगे तो ये ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इंटू में कॉस का ओमेगा टी जो होगा वो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी होगा, उस माइनस को मैं आगे लिख दे रहा हूँ। देन ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ ये होगा। तो ई की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा। और आप देख रहे हैं ये जो ईएमएफ इंड्यूस है ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक साइनोसाइडल फंक्शन है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी वजह से इसे अल्टरनेटिंग कहते हैं। अल्टरनेटिंग कहने का रीजन जो होता है एसी करंट इस वजह से कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इस वजह से कहते हैं बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से पीरियोडिक फंक्शन एक पीरियोडिक मैनर में क्या होती है, चेंज होती है। मतलब ये साइकिल चलेगी, पहली हाफ साइकिल में क्या होगी, करंट होगी, दूसरी हाफ साइकिल में फिर ये नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव। तो ये फ्लक्चुएटिंग करंट होती है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। इस वजह से ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसी करंट को एसी करंट बोलते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा टी, तो ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा को अगर हम लिखना चाहें तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। तो ये जो एफ है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट होती है, एसी ईएमएफ होती है। और अगर इस ईएमएफ की जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पर मिली है, यहाँ से अगर अल्टरनेटिंग करंट हमको निकालना हो, जो उस आर्मेचर में करंट आएगी और आगे ब्रश से आगे सप्लाई होगी, तो ये जो करंट होती है हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू आर। तो इसकी जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर n कर देते हैं, अगर वो बार मैग्नेट कैसा है, बार मैग्नेट ना होकर इलेक्ट्रोमैग्नेट और जिस कॉइल से जो कॉइल रैप की गई है, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये NBA हो जाएगा इसमें। तो ये NBA ओमेगा हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो हम इसे NBA कर देंगे, लिखा रहता है कभी कभी, नंबर ऑफ टर्न्स से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो NABA ओमेगा हो जाएगा। तो इतने को हम क्या बोलते हैं कि ये मैक्सिमम ईएमएफ है, BA ओमेगा या NBA ओमेगा। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि साइन मैक्सिमा क्या होता है, 1 होता है। अगर इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमा E नॉट क्या हो जाएगा, ये। तो कभी कभी इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिखते हैं कि E इज इक्वल टू इतने की जगह पे क्या लिख देते हैं, E नॉट, किसकी जगह पे, BA ओमेगा या NBA की जगह पे क्या लिख देंगे हम, E नॉट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा T, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये जो नीचे IR लिखा हुआ है, इस IR को यहाँ से हम I निकाल सकते हैं। नीचे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, नोट करो या इसको, ये मैथ तो आप समझ में आ रही होगी, इसको हटा देते हैं। तो ये जो आएगा आपका IR हो जाएगा BA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। और फिर I को हम क्या लिख सकते हैं, BA ओमेगा अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। फिर हम इतने को I नॉट बोल देते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी अगर I के टर्म्स में देखें। क्यों मैक्सिमम होगी, फिर से वही साइन मैक्सिमा क्या होता है, 1 होता है। तो I की वैल्यू हो जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स रादर देन द बार मैग्नेट, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं और उस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसे NBA लिख देंगे, ये भी NBA हो जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा होता है तो आप चेंज कर लेंगे, ये भी NBA हो जाएगा, ये NBA ओमेगा हो जाएगा। और ये तब मैक्सिमम अगर ईएमएफ आपसे पूछता है तो E नॉट की वैल्यू, जैसे यहां से हम E नॉट लिखेंगे तो E नॉट की वैल्यू BA ओमेगा होगी। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम n को 1 ले रहे हैं या n को n ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में और इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं तो ये E नॉट की वैल्यू NBA हो जाएगी, NBA ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और I नॉट की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो ये I नॉट की पूरी वैल्यू होगी जब नंबर ऑफ टर्न्स 1 होंगे या जब बार मैग्नेट होगा तो ये हो जाएगा BA ओमेगा अपॉन R, ये I नॉट होगा। और अगर हम इसको मेंशन करते हैं n को तो यही I नॉट क्या हो जाएगा, n टाइम्स BA ओमेगा अपॉन R। तो कई बार तो मैक्सिमम करंट पूछे आपसे, मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट क्या आएगी, इसकी अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, आपको ये चीजें दी रहेंगी। नंबर ऑफ टर्न्स n है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एरिया जो है उसका A है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट करता है और वायर का या आर्मेचर का रेजिस्टेंस R है, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट
व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंड्यूस्ड पोटेंशियल एनवीए ओमेगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये इंड्यूस्ड करंट है, और दोनों में आप देखेंगे दोनों साइनोसॉइडल फंक्शन है। ई जो है वो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और आई क्या है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट है। इस अल्टरनेटिंग करंट को आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है, वो यहीं से फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से वो टॉपिक वेल कनेक्टेड है। जहां ये खत्म होगा वहीं से ये जस्ट स्टार्ट होगा। नोट करिए इसको। एक टर्म होता है एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल या ईएमएफ, या करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। ये टर्म एसएचएम से आया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है बिल्कुल वही सिमिलर इक्वेशन एसी करंट की भी होती है। आपने देखा होगा कि एसएचएम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन एसएचएम की है। जहां पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा होता है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y = a sin ओमेगा t, वेयर a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन साइड। तो इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर अगर यहाँ पर देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, E = E0 साइन ओमेगा टी। ये भी इसी की तरफ फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ईएमएफ होता है, या ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर E0 होगा। और ये E0 होगा कितना, मैंने अभी आपको बताया कि E0 की वैल्यू जो होगी वो होगी MBA ओमेगा, या BA ओमेगा अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा करंट के लिए बात करेंगे तो करंट होता है I = I0 साइन ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की बात करता है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या मैक्सिमम करंट किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है, या इसी को मैक्सिमम करंट कहेंगे। तो ये भी I0 होगा, और I0 जो होगा वो हो जाएगा MBA ओमेगा अपॉन R। अभी बताया आपको ये दोनों वैल्यू आएगी इस तरीके से। इसमें ग्राफ पूछता है कभी कभी, ये जो अल्टरनेटिव ईएमएफ है और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन आएगा ग्राफ का। अगर यहाँ पर हमने ई रख दिया और इस पे टी रख दिया तो ये इस तरीके से साइनोसाइडल फंक्शन होगा। ये ग्राफ आएगा ई और टी के बीच में, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये जिसको हम एम्पलीट्यूड कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, ये E0 होगा, ये वैल्यू। और ये जो E0 होगी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, MBA ओमेगा ऐसे। तो कभी कभी इसको x या 5 या कुछ 10 दे देगा, ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, और आपसे कहेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ बताइए। या आपसे अभी नीट में रिसेंटली एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया था कि आपसे E0 पूछने के बजाय वो क्या पूछा था, ग्राफ का एम्पलीट्यूड देकर के पूछा था मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा। और यहाँ पर ऐसे वोल्टेज में ये इधर बनाया हुआ था और टाइम में ये इधर बनाया हुआ था। तो जिनको पता है कि मैक्सिमम ईएमएफ जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, या किसी साइनोसॉइडल कर्व का जो पीक होता है, पॉजिटिव पीक, इट इज द E0 और I0। तो ये आप बता सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सिमिलर अगर हम I में और T में ग्राफ खींचे, इट इज जस्ट रिपीटेशन ऑफ दिस ग्राफ एक्सेप्ट द पीक। अगर हम पीक को देखें तो यहाँ क्या होगी, पीक थोड़ा चेंज होगी, और वो कैसे चेंज होगी, यहाँ पर ये जो पीक होगी ये I0 के बराबर होगी, ना कि E0 की, ये हो जाएगी। और I0 की वैल्यू यहाँ पर पीक होगी, और I0 होगी कितना, MBA ओमेगा अपॉन R, MBA ओमेगा अपॉन R ये हो जाएगा। कई बार तो एग्जाम में, इंजन वगैरह के एग्जाम में बहुत सारी चीजें दे करके और ग्राफ दे देता है, और ग्राफ के साथ फिर रेजिस्टेंस वगैरह इनमें से कुछ पूछ लेगा। तो इसका मतलब आपको I0 के बाकी रेस्ट ऑफ द पैरामीटर पता रहेंगे, ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, ओमेगा मालूम रहेगा, और कहीं से पता भी नहीं पड़ता कि हमको रेजिस्टेंस निकालना कहां से। और एक ग्राफ दे देगा और यहाँ I0 की यहाँ पर वैल्यू दे देगा 10 एम्पियर। तो उस 10 एम्पियर को क्या करना है, आप इतनी वैल्यू के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से ये मालूम रहेगा, ये मालूम, ये मालूम, तो R निकल आएगा।
ऐसे तमाम तरीके के क्वेश्चन कई बार तकरीबन 50 से 60% पूछे गए हैं एग्जाम में ग्राफ के हेल्प से। तो ये ग्राफ दोनों ऐसे बना सकते हैं, नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। तो ग्राफ से ये क्वेश्चन आते हैं। एक बार वापस फिर से हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, पूरा ओवरव्यू एक बार, फिर ये आपका हो जाएगा जनरेटर। तो जनरेटर में आप अगर बेसिक तौर पे देखें तो आपको ये समझना है कि ये जो बार में ये जो मैग्नेट होता है और इसके अंदर ये जो आपका आर्मेचर बना हुआ है, ये दो सेपरेट होती है। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट और कीमत आपको मिलता है इस जगह पे। इसको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मैकेनिकली रोटेट करना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे वो किसी भी तरीके से करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी। अब सबसे मुश्किल काम होता है कि ये रोटेट कैसे करें। तो ये अगर आप इसको चाहे हाथ से रोटेट कराएं या किसी चीज से रोटेट कराएंगे तब तो यहाँ पर ये जनरेट करेगा। तो जनरली जो ऐसे जनरेटर एसी जनरेटर होते हैं उनमें क्या करते हैं कि इसको हम फ्यूल से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। फ्यूल इंजन को क्या करते हैं, चलाते हैं, और फ्यूल इंजन से ये क्या करता है, रोटेट करता है, और एक आर्मेचर का सेट इंजन के साइड पे लगाए रहते हैं। वहां से क्या करता है, गांव में जो जनरेटर होते हैं जनरली वो इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर फ्यूल से हमको इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी हो ये बहुत ही कॉस्टली होगा। जितना डीजल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, उसके हिसाब से मैकेनिकली रोटेट करेगा, फिर आपको एसी सप्लाई मिलेगी, जो ओवरऑल हमको नहीं लगता कि ये प्रॉफिट में जाएगा। तो फिर कैसे करते हैं, लार्ज स्केल पे जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना होता है तो ये जो होता है इसको बड़ी ब्लेड में कन्वर्ट करते हैं इसको, और टरबाइन बनाते हैं। आपने सुना होगा कि नदियों से या पानी से क्या करता है, बिजली बनाई जाती है। तो इसको कैसे करते हैं कि ये टरबाइन को थोड़ा यहाँ से कोई चीज लगा के और बड़ी बड़ी ब्लेडें सेट करते हैं। तो बड़ी ब्लेड जब सेट करेंगे तो उसके बाद बांध बांध के क्या करते हैं, इन ब्लेडों पर ऐसे, जैसे ये ब्लेड बनी हुई है इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से ब्लेड है, और इस पे हम पानी गिराते हैं ऐसे धार में। तो ऐसे पानी गिरेगा तो फिर ये इधर आएगी, फिर ऐसे इधर आएगी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ये क्या करती रहती है, ओमेगा से ये टरबाइन रोटेट करता रहता है। तो फिर ये घूमता रहेगा, और जब ये घूमेगा तो यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगी। बिजली घरों में बहुत सारी टेक्निक से ये बनाया जाता है, उनमें से एक तरीका ये भी है जो बांध पे, अलग अलग बांधों पे बिजली बनाई जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजली घर जो पावर हाउस बनाए जाते हैं, उन हाउस में क्या होता है कि कोयले से भी क्या करते हैं, इन टरबाइन को घुमाया जाता है। हम क्या करते हैं, कोयला डाल के इन टरबाइन को घुमाते हैं। उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या एसी सप्लाई क्या होती है, जनरेट होती है, और ये साइनोसाइडल फंक्शन होगी, मतलब ये साइन के उसमें आएगा। अब डिपेंड करता है कि ये जो एसी सप्लाई आती है ये इसके ओमेगा पे डिपेंड करेगी, इसका ओमेगा कितना है। ओमेगा अगर हमको पता पड़ जाएगा तो ये यहाँ से मालूम हो जाएगा कि आने वाली सप्लाई की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, पावर क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, ये सारी चीजें। ये तो हो जाएगा 2πf, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये वाली एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जिससे ये रोटेट कर रहा होता है। आ जाओ, जिससे ये रोटेट कर रहा होता है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा। और ये जो एफ है ये इवेंट पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार कोई इवेंट होता है उसको हम ये वाली फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जिस फ्रिक्वेंसी से ये जनरेट हुई वही फ्रिक्वेंसी हमारे घर में सप्लाई में आने लगती है। जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है उसके बाद भी हम फ्रिक्वेंसी को कम ज्यादा चेंज, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पावर को, वोल्टेज को, करंट को, सबको रेगुलेट करा जाता है। उसके बावजूद जो हमारे घरों में जनरली सप्लाई आती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेकंड में 50 बार मैक्सिमम, 50 बार मिनिमम को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो घरों में लाइट जलती है ये क्या करती है, ये 50 बार हाई करंट को, 50 बार लो करंट को, मतलब 50 बार जलेगी और 50 बार बुझेगी। लेकिन सेंसेशन जो हमको होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली लाइट के जलने का होता है, बुझने का नहीं होता है। बुझने का कोई आंख का सेंसेशन नहीं होता है। तो ये कंटिन्यूस क्यों जलता है, उसका रीजन ये होता है कि हमारे आंख का जो डिटेक्टिव पावर है वो ये है कि कोई भी इवेंट हमारे सामने होती है तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 12 से 14 है
12 इंटू फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी इवेंट पर सेकंड हो रहा है, मतलब एक सेकंड में अगर कोई इवेंट 12 से 14 बार होता है तो हमारी आंख उसको क्लियरली डिटेक्ट कर लेती है। अगर एक सेकंड में इवेंट इससे ज्यादा बार होगा तो हम ओवरलैप कर जाता है, हम नहीं जान पाते हैं, हमको लगता है कि जो हमारी आंख को सेंसेशन मिलता है फिर लगता है कि वही हो रहा है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, ये पेन है, अगर ये पेन ऑसिलेट करने लगे अपनी प्लेस पे ऐसे ऐसे, तो इसके ऑसिलेशन की अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक सेकंड में 8 या 10 बार जाएगा, तो आपको क्या होगा कि यहाँ के जो स्पेस है, इतने दूर के बीच का स्पेस और पेन दोनों अलग अलग डिटेक्ट होगी। क्योंकि हमारा जो डिटेक्शन है, हमारा जो सेंसेशन है आंख का, वो पेन के अबाउट तो आंख को हम देख रहे हैं, लेकिन स्पेस का कोई डिटेक्शन नहीं, स्पेस को तो हम नहीं देखते हैं, स्पेस में कुछ है ही नहीं है, तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं कर रहा लाइट, तो ये बैकेंड दिखता है, केवल हमको पेन दिखती है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे और अगर 12 से एक सेकंड में 12 से ज्यादा बार करेंगे तो आपको इतनी चौड़ी व्हाइट और ब्लैक कलर की एक सीट दिखेगी केवल ऐसे, और यहाँ से वहां तक, क्योंकि सेंसेशन इसका है, स्पेस का कोई सेंसेशन नहीं है, तो आपको लगेगा पेन नहीं है, ये क्या है, सीट है। या कोई भी फ्रेम रोटेट कर रहा हो जिनमें 2 पर होते हैं या 3 पर होते हैं, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 12 या 14 से ज्यादा है तो हमको वो अलग अलग पर समझ में नहीं आते, वो पूरी डिस्क समझ में आती, लगता है कि ये पूरी सर्कुलर डिस्क है। या बिल्कुल सिमिलरली ऐसे बल्ब के जलने या बुझने की बात है, तो अगर एक सेकंड में 50 बार बुझेगा, 50 बार जलेगा, तो बुझने का तो हमको सेंसेशन नहीं होगा, जैसे वहां खाली जगह का सेंसेशन नहीं होता, पूरा डिस्क का सेंसेशन होता है, वैसे जलने का हमारे यहाँ का सेंसेशन है, बुझने का तो कोई सेंसेशन नहीं होता। तो कंटिन्यूअसली हमको वो जलती हुई दिखती है, लगातार क्या मालूम पड़ता है कि ये जल रही होती है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट और ये ओवरऑल आपका एसी जनरेटर है। तो ये कैसे होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कन्वर्जन किन किन चीजों का होता है, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा एसी में। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, यहाँ पर हम मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं तब इसको रोटेट कर पा रहे हैं ना, है ये बेस्ड किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, पीरियोडिक ईएमआई पे बेस्ड है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बच्चे ही भूल कर जाते हैं, वो समझते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करा, ऐसा नहीं है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कहीं से भी मिल रही हो, चाहे वो आप पावर जनरेट कर रहे हो किसी फ्यूल वाले इंजन से, या आप किसी कोयले के इंजन से कर रहे हो, या टरबाइन को वाटर करंट से घुमा रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे होंगे, तो मैकेनिकली वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर मिलेगी और ये एसी सप्लाई होगी। तो यहाँ से फर्दर अल्टरनेटिव करंट की जो बात करेंगे हम, जो एसी यहाँ मिलती है, वो चाहे पोटेंशियल हो चाहे वो करंट हो, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक में एसी वाले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मोटर के बारे में और बता दें, हालांकि वो सिलेबस में, करंट सिलेबस में आपके नहीं है, इसको चाहो तो ऐसे बना लो। देखिए मोटर में और जनरेटर में क्या फर्क होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है और जनरेटर होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे ये फिर से वही मैग्नेट है इस तरीके से, और यहां पर हमने इस तरीके का ये सिस्टम है पूरा, और ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, और ये पूरा आर्मेचर होता है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इस तरीके से। जैसे इसमें हमने करंट लगाई तो ये करंट इसमें इस तरीके से मूव करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसमें हमने जैसे ही करंट आएगी, तो आपको बताया कि इसकी लेंथ अगर L है और इसकी भी लेंथ L है, तो इसमें करंट ऐसे जाएगी, तो इसमें इस तरीके से और इसमें वापस ऐसे आएगी। अब आप ये देखेंगे कि जैसे इसमें करंट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, तो ये ILB sin थीटा हमने बताया था मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स सपोज दैट ऐसे इनवर्ड है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, तो फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने बताया था कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप करेंगे, जैसा हमने इससे पहले भी टॉपिक में बताया आपको, जब गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पढ़ा रहे थे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा।
और टॉर्क की डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में इसको इनमें रोटेट कराने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। फिर ये क्या करने लगेगा, जैसे आप एसी सप्लाई देंगे ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो रोटेट कैसे करता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से दे रहे हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी के रोटेशन से, और इससे क्या करते हैं आप मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप करंट सप्लाई करेंगे तो ये करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट होगी तो उस पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे तो फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो टॉर्क लगेंगे उनमें क्या कैपेबिलिटी होगी, ये इसे क्या कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराने लगेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये रोटेट करने लगा, वहां क्या हो रहा था, रोटेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से रोटेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है काम, ये जस्ट उल्टा करता है जनरेटर का। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये अब इसमें एक चीज आपसे ये पूछी जाती है कि जैसे ये रोटेट करने लगेगा तो फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रोटेट करने लगेगा तो लगातार क्या करेगा, इसका एरिया के बीच में क्या बदलेगा, एंगल बदलेगा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो फिर से इसमें क्या डेवलप होने लगेगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा और इंड्यूस करंट आ जाएगी। उसी को बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बैक ईएमएफ क्या होता है मोटर में। तो जो बैक ईएमएफ होता है या ईडी करंट होती है, ये बैक ईएमएफ, ये मोटर का क्या होता है, एक टाइप का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ये अगर इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर हो, इस आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो आई जो होगा आई इंटू आर्मेचर करंट, टोटल करंट इंटू ये जो होगा, ये जो नेट पोटेंशियल है जो हम सप्लाई कर रहे हैं दिस, और माइनस में ये जो बैक ईएमएफ होगा ये इसके इक्वल होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आर्मेचर करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस दिया हो तो बैक ईएमएफ वगैरह सारा कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस ई अपान आर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बैक ईएमएफ निकाल, जो आपसे पूछा जाएगा, करंट पूछी जाएगी तो करंट निकाल सकते हैं, बैक ईएमएफ निकाल सकते हैं, सारी चीजें यहीं पर लगे हाथ। एक चीज और सही से सुन लो, कई बार स्टार्टर का यूज पूछा जाता है। जैसे अगर हम इनिशियली जब एक कॉइल जस्ट रोटेट करने वाली होगी, जैसे टॉर्क डेवलप होगा तो जैसे हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो करेगी, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इनिशियल स्टेज में, और जैसे ये घूमने लगेगा, जैसे ये स्टार्ट होगा घूमना, वैसे इंड्यूस करंट आ जाएगी, और इंड्यूस करंट जो होगी वो पहले वाली करंट या पहले वाली ईएमएफ का क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर यहां से हम देखें, ये मेन ईएमएफ है और जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अपने ही खुद के कारण को अपोज करेगी, तो जिसकी वजह से आई है उसका विरोध करेगी, दिस माइनस दिस, ये आई आर के बराबर फ्लो करेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में बैक ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लक्स चेंज नहीं होगा, शुरू में रेस्ट में हुआ होगा। तो शुरू में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, इस करंट को सप्लाई करते हैं, पोटेंशियल को लगाते हैं, आर्मेचर में करंट बहुत ज्यादा होती है, और ये आर्मेचर जिस कॉइल का बना होता है उसके जलने का खतरा इनिशियल में ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि शुरू में करंट ज्यादा होगी, आई क्या होगी, ई माइनस ई अपान आर, तो ये तो शुरू में जीरो होगा, तो आई क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ई बाई आर होगा इनिशियल स्टेज में, और ई बाई आर होगा तो आई ज्यादा होगा, और आई स्क्वायर आर, इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो आई स्क्वायर आर, मतलब पावर हीट ज्यादा जनरेट होगी आई स्क्वायर आर की, तो इसके जलने का खतरा ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ये तेजी से रोटेट करने लगेगा, फिर ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर ई माइनस आई करके फिर हम आर निकालेंगे तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी वजह से जब मोटर खूब तेजी से रोटेट करने लगता है, फिर कॉइल पे उतना खतरा नहीं होता, ना उतना गर्म होता है, कॉइल शुरू में ज्यादा गर्म होती है। तो इसके बचने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर लगाने से क्या होता है, स्टार्टर लगाने से ये होता है कि डायरेक्ट करंट इसमें नहीं सप्लाई होती है। इस मोटर से हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का कुछ सीरीज में लगाते हैं, उसी को स्टार्टर बोलते हैं। जब वहां से स्विच ऑन करते हैं तो करंट डायरेक्ट इसमें पूरी न जा करके थोड़ी थोड़ी करंट जाती है, बाकी करंट कहाँ होती है, स्टार्टर के रेजिस्टेंस में यूज होती है। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे रोटेट करेगा, फिर जब अचानक से स्पीड पकड़ लेगा तो स्टार्टर कट ऑफ हो जाता है,
फिर पूरी की पूरी करंट इसमें आएगी, लेकिन फिर क्या होगी, वो बैक ईएमएफ डेवलप कर लेगी, तो करंट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। जब एक बार कायदे से रोटेट कर देगा, फिर इसके जलने का खतरा नहीं होगा। जैसे अगर हम आपसे बताएं कि हमने 220 की सप्लाई से क्या करा, इसको कनेक्ट कराया, तो इनिशियल में जो करंट होगा, अगर रेजिस्टेंस इसका 10 ओम है, तो आप देखेंगे कि शुरू में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220/10, तो ये 22 एम्पियर के आसपास करंट जाएगी। लेकिन अगर ये खूब तेजी से मूव करने लगा और हमने कहा 200 का क्या कर रहा है, ये बैक ईएमएफ डेवलप कर रहा है रोटेशन की वजह से, तब आप देखेंगे आफ्टर टाइम की बाद इसमें करंट क्या हो जाएगी, 200 माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी 220 और माइनस में बैक ईएमएफ कितने का है, 200 का, अपान में 10, तो आप देखेंगे कि ये 2 एम्पियर की करंट को क्या कर रहा है, तो 20 एम्पियर और 2 एम्पियर में कितना डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, बहुत हाई डिफरेंस है। तब ये कॉइल के जलने का खतरा ना के बराबर होगा। तो ये जो 20 एम्पियर है पहले की, इस 20 एम्पियर को डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में और करंट लगा, रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टर कहते हैं। तो वो क्या करेगा, इसमें 2 एम्पियर के बराबर इनिशियल में जाएगा, और जब ये सीधे सीधे एकदम 2 एम्पियर के बराबर की क्या कर लेगा, बैक ईएमएफ डेवलप कर लेगा 200 के आसपास, फिर वो अपने ऑटो कट होता है, फिर क्या होगा, वो सीरीज डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर है ना। तो ये आपके एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर में जो आपसे पूछा जाता है, आर्मेचर करंट पूछा जाएगा, ये बता देंगे, बैक ईएमएफ पूछा जाएगा, इनिशियल में पूछा जाएगा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, I = E/R करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में E की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी। इनिशियली क्या होगी, E की वैल्यू 0 होगी, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे सप्लाई अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस। लेकिन आफ्टर टाइम की जब बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E-E/R हो जाएगा। क्लियर है सारी चीजें, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एसी।